हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर को डिस्कस किया था। आज हम लोग 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है प्राकृतिक वास का विनाश। प्राकृतिक वास का इतना विनाश हो रहा है जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की कितना 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो ये है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख मतलब कि एस्चुरी, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, घास स्थल, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप भी शामिल हैं। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। नहीं बताना है। तो इसमें हिमालय, सुंडालैंड तथा पश्चिमी घाट तो है। नारो हिल्स नहीं है, याद रखिएगा। गारो हिल्स से नहीं कंफ्यूज होइएगा, ये है नारो हिल्स जो कि एमपी में है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो क्या होता है। तो जो राज्य का मुख्य वन वार्डन होता है वह ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति भी नहीं होती है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती जो लकड़ी होती हैं और वनोत्पादक होते हैं उनको संग्रह करने की अनुमति होती है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है, तो यहाँ पे पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति नहीं होती, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 3 कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। तो इसका पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें तो जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं। तो इसके दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि हम बात करें नागोया प्रोटोकॉल की, तो यह 2010 में जापान के नागोया शहर में अपनाया गया था और यह 12 अक्टूबर 2012 को लागू हुआ था। तो ये सभी याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि सभी तक जैविक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना, साथ ही जैव विविधता से उत्पन्न लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण करना। और इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 भी पारित किया था, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हमारे निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थान है, मतलब कि हॉट स्पॉट है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। यदि बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि जैविक विविधता के मामले में समृद्ध होते हैं, लेकिन इनके अस्तित्व पर संकट भी होता है। और भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय मतलब कि मेनली पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र तथा सुंडालैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं और उनसे जुड़े स्थान हैं। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं। तो होकेरसर ये रामसर साइट है, आर्द्र भूमि भी है। तो ये पंजाब में नहीं है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका पहला तो नहीं सुमेलित। दूसरा कहता है रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में है, ये भी सही है। लेकिन सष्टम कोट्टा ये तमिलनाडु में नहीं, ये है केरल में। तो इसका 1 एंड 4 सही सुमेलित नहीं, इसका सुमेलित है 2, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी नमी से उगते हैं। तो हो जाएगा नाइट्रोजन की नमी। और यदि हम बात करें कीट भक्षी पौधों की, तो इनमें आता है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली तथा सन ड्यूट्स। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रामसर स्थल क्या है। तो यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं। और यदि बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और यह 1975 में लागू हुआ था। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन की पुष्टि करी थी। अभी भारत में रामसर
साइट्स की संख्या हो गई है 85, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लू कार्बन क्या है, तो ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन ही ब्लू कार्बन कहलाता है। तो ब्लू कार्बन की बात करें तो दुनिया के महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन के लिए एक शब्द है। और यदि बात करें और हमारे जो महासागर हैं और उनके तट हैं, ये हमारे वातावरण पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका प्रदान करते हैं। कौन सी? महासागर और ये तट। और महासागर तथा तटीय पारिस्थितिकी, समुद्री घास, मैंग्रोव, दलदल, ये सभी कार्बन को कैप्चर एंड होल्ड करते हैं और यही कार्बन सिंक के रूप में कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। तो इसमें नाइडेरिया भी आता है, कवक मतलब कि फंजाई, तथा प्रोटोजोआ भी आता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि नहीं होगा, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा। तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द की रचना या फिर प्रयोग 1985 में वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। और जैव विविधता से मतलब क्या है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता होती है। और 1992 में रियो डे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पे आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, यहीं पे जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है भारत की जैव विविधता के संबंध में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बार्बेट, ग्रे चिन्ड मिनिवेट और व्हाइट थ्रेटेड रेड स्टार्ट क्या है, तो ये एक प्रकार के पक्षी हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कहता है कि तितलियां कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती हैं, तो इसका कारण भी सही है। और तितलियां कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती, इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा संख्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। तो इसका पहला तो सही नहीं है। दूसरा कहता है कि आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे, तो इसका दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा ये कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 ये आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसे कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसके 2 और 3 सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो इसलिए पहला गलत था इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से सही बताना है। तो समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, तो पहला तो बिल्कुल सही है। और मछली की कुछ जातियां भी शाक भक्षी भी होती हैं, तो इसका दूसरा भी सही है। साथ ही समुद्री जो स्तनपायी होती है इनकी भी कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं और सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं, तो इसके चारों ही कथन सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नीले मीन पक्ष वाली महाशीर कहाँ पाई जाती है, ये कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है, पहला तो बिल्कुल सही है। इरावदी डॉल्फिन ये चंबल नदी में नहीं पाई जाती है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। मोरचाप मतलब कि रष्टी या फिर चित्तीदार बिल्ली ये पूर्वी घाट में पाई जाती है, तो इसका पहला एंड तीसरा सही है। और यदि हम बात करें इरावदी डॉल्फिन की, तो ये चंबल नदी नहीं, ये बे ऑफ बंगाल तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, तो इसका सही होगा 1 और 3। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद दूसरा राज्य या यूटी कौन सा बना है, वो बना है लक्षद्वीप, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, तो ये हो जाएगी अल्फा सूचकांक। नेक्स्ट है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई है किससे, यह रियो डे जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिया गया इसे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो, तो इसका निहितार्थ क्या है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा घड़ियाल, जंगली भारतीय जंगली गधा तथा जंगली भैंसा। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये मेनली भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं और भारत के केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली, यहीं पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। तो ये भूमंडलीय तापन से, प्राकृतिक वास के विखंडन से तथा विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से। शाकाहार को प्रोत्साहन देने से नहीं। इसमें हो जाएगा A, B and C। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो ये हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ये संबंधित है जैव सुरक्षा से। तो जैव विविधता के संरक्षण एवं विनियमन की दृष्टि से कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और जैव विविधता के अनेक पहलुओं से जुड़ा यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचा है जिसे 29 जनवरी 2000 को जैव विविधता सभा में पेरिस में अपनाया गया था और यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF तथा विश्व आर्थिक मंच करता है। तो इसका पहला सही नहीं है। दूसरा कहता है कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो कि जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तो इसका दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा यह कह रहा है कि एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो कि पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान करना, निर्देशन करना तथा अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो वह समूह जहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाने वाली अधिकतर प्रजातियाँ उपस्थित होती है उन्हें ही हम सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश मानते हैं। और 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 कंट्री को विशाल विविधता देश माना है जिनमें से मेनली उष्णकटिबंधीय वाले देश हैं। जिनमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, कॉन्गो, इक्वाडोर, इंडिया भी आता है इसमें, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला। नेक्स्ट है बायो कार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह तो इसमें पहला कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। तो इसका पहला सही है। दूसरा कहता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई थी। तो दूसरा तो सही नहीं है। तीसरा ये कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो इसका पहला एंड तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यदि हम बात करें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की तो 1922 में अस्तित्व में आता है जिसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज ब्रिटेन में और यह पक्षी महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट स्थलों की पहचान और उसके संरक्षण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए। तो राजा जी किस पे बैठते हैं। राजा जी बैठते हैं हाथी पे। तो राजा जी में क्या मिलेगा, हाथी देखने को मिलेगा, बस याद रखेंगे हम लोग। पेरियार की बात करें तो पेरियार हंगुल के लिए नहीं, पेरियार भी हाथियों के लिए है जो कि कहाँ पे है, केरल में है। मानस, मानस कहाँ पे है, मानस है असम में और ये भी हाथियों के लिए है, एलिफेंट रिजर्व है। और दुधवा की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है किसके लिए, टाइगर्स के लिए। तो इसका ऑप्शन भी सही सम्मिलित नहीं है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि हंगुल नहीं, ये प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। हंगुल की बात करें तो ये है कश्मीरी स्टैग। हंगुल कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा डाचिगम में और वो है कहाँ पे, तो वो मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता का क्या अर्थ है। तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो हो जाएगा जीवमंडल रिजर्व। और विश्व के प्रथम जीवमंडल रिजर्व का अभी निर्धारण 1979 में होता है और भारत सरकार के द्वारा 18 जीवमंडल रिजर्व है, मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को में इसके 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है, पहला गलत है। दूसरा कहता है कि ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, दूसरा सही है, इसका पहला गलत है।
नेक्स्ट है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा मतलब कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, तो इसका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, तो इसका दूसरा सही नहीं है। तीसरा यह कह रहा है कि यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो कि अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट लक्षण से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है, तो इसका तीसरा भी गलत है। यदि हम बात करें भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, तो इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1991 में। प्रेजेंट में इसमें मेंबर कितने हैं, 184 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। और यह संस्था मतलब कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यह जैव विविधता पर अभिसमय मतलब कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और संयुक्त परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD और स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय तथा पारा पर मिनी माता अभिसमय के लिए वित्त पोषण का कार्य करता है। ये याद रखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो इसमें हो जाएगा जैवमंडल रिजर्व मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे कि आनुवंशिक विभिन्नता मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन, स्पीसीज वेरिएशन, कालिक विभिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता मतलब कि इकोसिस्टम। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो ये हो जाएगी पारिस्थितिकी कर्मता। ये IAS में पूछा गया लेकिन ये क्वेश्चन PCS में भी पूछा गया है। तो ये टर्म मतलब कि पारिस्थितिकी निकेत, पारिस्थितिकी कर्मता, इकोटोन ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, PCS में पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, तो याद रखेंगे। लेकिन पहली बार मनाया गया था 29 फरवरी 1992 को। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब पहली बार मनाया गया था तो ये हो जाएगा 29 दिसंबर। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है कैसे, तो यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होती है, हमारी जैव विविधता बढ़ती जाती है। तो यदि ये हमारी पृथ्वी है तो ये है 0 डिग्री मतलब कि इक्वेटर है भूमध्य रेखा। तो यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे ध्रुवों से तो क्या होगी, जैव विविधता बढ़ती जाती है। यानी कि यदि हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी, घटती जाएगी। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, जिसमें पहला है कि NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है, तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि NBA कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मतलब कि डायरेक्टली मॉनिटर करता है, साथ ही इसका निरीक्षण भी करता है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता, तो इसके पहले और तीसरे सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन C। यदि बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की तो इसकी अनुशंसा के बिना जैविक या फिर आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित जो भी बौद्धिक संपदा अधिकार है इनके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। और यह प्राधिकरण क्या है कि यह जैव चोरी को भी रोकता है, साथ ही देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसकी स्थापना होती है 2003 में तथा जैव विविधता अधिनियम आता है 2002 के अंतर्गत और उसी के अंतर्गत NBA की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। नेक्स्ट है जैव विविधता निम्नलिखित किन माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, तो ये मृदा निर्माण के द्वारा, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण करना तथा सस्य परागण, तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, कौन सा, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों मतलब कि हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसमें एक तो जाति बहुतायता के आधार पर है, दूसरा इसमें वानस्पतिक घन तो नहीं आएगा, इसमें आएगा स्थानिकता के आधार पर मतलब कि एंडेमिक स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर स्थान पर ही पाई जाती है, और इसमें आएगा आशंका बोध के आधार पर मतलब कि इसमें आएगा 1, 3 एंड 5। नेक्स्ट है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ मतलब कि IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूची
में क्या शामिल किया जाता है? तो इसमें जैव विविधता के प्रखर हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। तो इसमें पहला सही नहीं है। इस रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों तथा पशु जातियों की सूची तैयार की जाती है। तो इसमें हो जाएगा ओनली टू, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जलवायु परिवर्तन। कथन पहला कहता है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। तो ये संभावना की जा रही है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो इसका दूसरा भी सही है, लेकिन कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और कार्बन व्यापार की अवधारणा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में उभर कर आई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा। और इसे पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक साधन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा करी है, जो मनाया जाएगा कब? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है ग्लासगो में COP26 में भारत के जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित नेक्टर तत्वों को प्रदर्शित किया था। तो इनमें कौन सा सही है, सही बताना है। इसमें पहला कह रहा है कि 2030 तक 1000 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। तो ये 2030 तक 1000 नहीं 500 गीगावाट है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से होगा, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि अब से 2030 तक कुल प्रक्षिप्त मतलब कि प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती की जाएगी, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि 2005 के स्तर पर अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2030 तक 45% की कटौती की जाएगी, फोर्थ भी सही है। फिफ्थ कह रहा है कि 2090 तक 2090 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है, तो ये 2090 नहीं है, ये है 2070। तो इसका सही है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। ये क्या है? तो ये अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटा बेस है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। नेक्स्ट है यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। तो ये कथन दिया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यदि हम बात करें आर्द्र भूमियों की, इनमें जो जलीय पादप होते हैं ये भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एकदम स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहाँ से ये सभी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। UNFCCC COP26 के अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संबंध में क्या सही नहीं बताना है। तो पहला कह रहा है कि भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन की कमी करेगा, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% नहीं, ये 50% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। किसमें? अक्षय ऊर्जा में, तो इसका बी सही नहीं है। तीसरे की बात करें तो भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, तो इसके पहला और तीसरा सही है, इसका दूसरा सही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि हम बात करें COP26 जलवायु संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की, तो यह 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक यूके के ग्लासगो में हुआ था। और UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा व्यक्त की गई थी 5 प्रतिबद्धताएं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला था कि वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना, और 2030 तक ही भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना था। एंड थर्ड वन था कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमताओं को 500 गीगावाट तक बढ़ाना शामिल था, तथा 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से भी कम करना था, और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना था। और ये सभी पांचों बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, मतलब कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था, करेक्ट है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था, इसका दूसरा भी सही है। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा नहीं है, तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। लेकिन 14 कहता है कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, तो इसका चौथा भी सही है। यदि पांचवें की बात करें तो ये कह रहा है कि भारत इसके प्रारंभ के समय में हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो प्रारंभ में नहीं था भारत शामिल, तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4 सही है। नेक्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन
कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि CCAFC परियोजना मतलब कि कृषि एवं खाद्य सुरक्षा परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है NGT की बात कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? तो NGT का गठन एक एक्ट के द्वारा किया गया था, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश के द्वारा किया गया था। तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि जो NGT है ये पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता भी करता है, तथा यदि बात करें CPCB की तो ये झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। यदि हम बात करें CPCB मतलब कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम एक्ट 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में इसका गठन किया जाता है और यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संबंधित मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो इसमें जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन शामिल है, तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन शामिल है, सौर धधक में वृद्धि ये शामिल नहीं है इसमें, लेकिन अत्यधिक वनोन्मूलन मतलब कि वनों की अत्यधिक कटाई शामिल है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। PCS के 2017 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से है कि कथन कहता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका कारण भी सही है और ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, मतलब कि इसी कारण से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि मतलब कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन चेंज अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि यह यूरोपीय संघ की पहल है, बिल्कुल करेक्ट है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसका दूसरा भी सही है। याद रखिएगा ये विकासशील देशों के लिए है, तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा कहता है कि इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो इसका तीसरा सही नहीं, इसका सही है पहला और दूसरा, क्योंकि यदि हम बात करें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संघ की तो ये यूरोपीय संघ की पहल है और इस पर 2007 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी मेंबर देश सम्मिलित हैं, इसमें UN के सभी मेंबर नहीं शामिल है। तो इसका दूसरा गलत है, लेकिन पहला सही है। तो यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, ये न्यूज़ में रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका शुभारंभ 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मतलब कि COP21 सम्मेलन में संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा किया जाता है। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में, इंडिया में है, तो ये भी याद रखेंगे। इस सम्मेलन के दौरान कर्क और मकर रेखा के निकट स्थित देश कौन कौन से? कर्क और मकर, याद रखिएगा। इसमें इक्वेटर नहीं आता है, तो इक्वेटर देख के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि गलत होगा, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें कर्क और मकर रेखा के निकट स्थित देशों से इस गठबंधन में शामिल होने का आह्वान किया गया था और इस गठबंधन को अब तक 121 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की जाती है कब? 2008 AD में। तो भारत की जलवायु, और ये PCS के 2 बार पूछा गया है, 2016 एंड 18 में। तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना की घोषणा जून 2008 में तत्कालीन PM मनमोहन सिंह द्वारा की जाती है और इसके 8 लक्ष्यों में से एक ग्रीन इंडिया मिशन भी था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रीन इंडिया मिशन। और इसके तहत भारत में वन क्षेत्र में 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में कितना? 33% करना है। और अभी भारत में वन क्षेत्र है कितना? तो ये है 24.5 के अराउंड। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था फ्रांस के पेरिस में। और यदि बात करें हम COP22 की, तो इसका आयोजन होता है मोरक्को में कब? 2016 में। तथा COP28 का आयोजन हुआ था 30 नवंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक। कहाँ पे हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। और यदि बात करें COP29 की, तो इसका आयोजन अजरबैजान बाकू में। COP30 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा।
नेक्स्ट है वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस समझौते में यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और यह 2017 से लागू होगा, तो ये गलत है, ये 2020 से लागू होगा, तो इसका तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे कि इस सदी के अंत तक जो औसत ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना हो पाए, तो इसका दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा ये कह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जो विकासशील देश हैं इनकी सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 नहीं, ये हो जाएगा 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, तो इसका तीसरा और पहला गलत है, इसका सही है ओनली 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है और पीसीएस के एग्जाम में आप देखिएगा एक पेपर में बस अलग अलग टाइप से पूछा है, लेकिन 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है और इसके जो 17 गोल हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं और उनको भी मैंने करा रखा है, आप लोग जाके देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और 2024 में तो 100% पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल जो कि एक थिंक टैंक था, इसने जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, इसमें प्रस्तावित किया गया था। तो इसे प्रस्तावित नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी, ना कि प्रस्तावित किया गया था, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त किए जाने हैं। कितने गोल हैं ये भी याद रखेंगे, 17 गोल हैं, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो धरड़ी शब्द का पहला प्रयोग क्लब ऑफ रोम से है, जबकि धरड़ी विकास लक्ष्य की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के पहले, तो याद रखेंगे धरड़ी है क्लब ऑफ रोम से संबंधित, लेकिन धरड़ी विकास लक्ष्य मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये यूएन के पहले, संयुक्त राष्ट्र के पहले है। और 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के दौरान सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों जिनकी अवधि क्या थी वर्ष 2015 से निर्धारित की गई थी, इनके स्थान पर नए धरड़ी विकास लक्ष्य को अपनाया जाता है जिन्हें 2030 तक प्रस्तावित किया जाना था। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है। तो इसका उद्देश्य है कि नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह विशेष रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम मतलब कि बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसका सही है पहला एंड तीसरा, दूसरा गलत है। यदि हम बात करें UNCCD की मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की, तो मैड्रिड स्पेन में 12 से 13 सितंबर 2007 को आयोजित हुआ था मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसमें दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी को कम करने में, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आइस कोर से। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या कितनी है, तो ये है 15 और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसी के अवसर पर WHO ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण 28 नई बीमारियां सामने आई हैं, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, तो इसमें वानस्पतिक संकेत, हिमीय संकेत तथा विवर्तनीय तो शामिल है, लेकिन दीर्घकालीन संकेत परिवर्तन नहीं शामिल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है, तो यह धरड़ी विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है Rio+20, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसका शीर्षक क्या था, Rio+20। नेक्स्ट है हरित जलवायु निधि मतलब कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है, तो इसका पहला सही है। दूसरा कहता है कि इसे UNEP OECD एशियाई विकास बैंक मतलब कि ADB तथा विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया था, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो जलवायु परिवर्तन पर कानकुन मैक्सिको में आयोजित हुआ था 16वें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के अंतिम दिन
कार्बन कटौती में विकासशील देशों की मदद के लिए हरित जलवायु निधि की स्थापना पर सहमति बनी थी और 100 अरब डॉलर का यह कोष जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों को ग्रीन तकनीक अपनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आप लोगों को सेक्शन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।